नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं साउंड रिप्रोडक्शन के बारे में। मतलब एक बेहतरीन सुनने का अनुभव कैसे तैयार होता है। और ये सिर्फ एक महंगा स्पीकर खरीदकर कहीं रख देने का मामला बिल्कुल नहीं है। ये तो एक कह सकते हैं कि विज्ञान और कला का ऐसा मेल है जिसमें स्पीकर, आपका कमरा और यहाँ तक कि हमारे कान और दिमाग भी शामिल हैं। तो इसको गहराई से समझने के लिए हमारे पास कुछ बहुत अच्छे स्रोत हैं। फ्लॉयड ई टूल की जो मशहूर किताब है साउंड रिप्रोडक्शन, लाउड स्पीकर्स एंड रूम्स, उससे कुछ हिस्से हैं। महान डिजाइनर नेविल थील का एक तकनीकी पेपर है और साथ ही स्पीकर टेक्नोलॉजी में जो भी बदलाव हुए हैं उन पर कुछ मॉडर्न नजरिए भी हैं। तो हमारा मिशन साफ है, ये पता लगाना कि वो जादुई ऑडियो एक्सपीरियंस जो हमें कहानी में एकदम खींच लेता है, असल में बनता कैसे है। चक्र या सर्कल ऑफ कंफ्यूजन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस आर्टिस्ट ने गाना रिकॉर्ड किया और जिस इंजीनियर ने उसे मिक्स किया, उन्होंने उसे जिस तरह सुना, वो शायद आप तक कभी पहुंचे ही नहीं। एक मिनट, मतलब मेहनत कहीं और हुई और नतीजा हम तक कुछ और पहुंचा। पर ऐसा क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है स्टूडियो मॉनिटर स्पीकर्स। देखिए, कई दशकों तक दुनिया भर के स्टूडियोज में यामाहा NS10M नाम के स्पीकर्स का राज था। और मजे की बात यह है कि ये स्पीकर ये इंडस्ट्री में एक मजाक की तरह थे। इनकी आवाज इतनी तीखी और कह सकते हैं कि खराब थी कि ये कहा जाता था कि अगर कोई इंजीनियर इस पर अपनी रिकॉर्डिंग को अच्छा सुनाने में कामयाब हो गया तो वो किसी भी सिस्टम पर अच्छी बजेगी। ये एक तरह का टॉर्चर टेस्ट था। वाह, मतलब इंजीनियर एक खराब स्पीकर पर आवाज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो हमारे अच्छे स्पीकर्स पर अच्छी लगे। ये तो वाकई में भ्रम का चक्र है। बिल्कुल। और इसमें फिर कमरे का रोल भी जुड़ जाता है। स्टूडियो का कमरा हमारे घर के लिविंग रूम से एकदम अलग होता है। तो जो आवाज उन्होंने सुनी और जो हम सुन रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का पहला किरदार सामने आता है, कमरा। हाँ, कमरा। ज्यादातर लोग, और सच कहूं तो मैं भी उनमें से एक हूं, यही सोचते हैं कि कमरे की दीवारें ऑडियो की सबसे बड़ी दुश्मन है। हम दीवारों से टकराकर आने वाली आवाजों को यानी रिफ्लेक्शंस को खत्म करना चाहते हैं। मैंने कॉम फिल्टरिंग जैसा एक शब्द सुना है जो सुनने में इतना डरावना लगता है कि मन करता है पूरे कमरे में फोम लगा दें। और यहीं पर सबसे बड़ा सरप्राइज है। आपके पास जो स्रोत हैं, खासकर फ्लॉयड टूल की रिसर्च, वो ये बताती है कि ये शुरुआती रिफ्लेक्शंस जो स्पीकर से आवाज निकलने के कुछ ही मिलीसेकंड बाद हम तक पहुंचती हैं, वो अक्सर दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त होती हैं। एक मिनट, मतलब जिस आवाज को हम खराब समझकर दीवारों पर फोम पैनल लगा लगा कर खत्म करते हैं, वही असल में साउंड को बड़ा और मजेदार बनाती है। ये तो पूरी सोच ही पलट देने वाली बात है। हाँ बिल्कुल। ये रिफ्लेक्शंस आवाज को एक फैलाव देती हैं। तकनीकी भाषा में इसे अपैरेंट सोर्स विड्थ कहते हैं। मतलब आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि आवाज का स्रोत जितना बड़ा है, वो उससे कहीं ज्यादा चौड़ा और विशाल महसूस होता है। दो छोटे से बुक शेल्फ स्पीकर्स पूरे कमरे को आवाज से भर सकते हैं, सिर्फ इन शुरुआती रिफ्लेक्शंस की वजह से। ये भाषण की स्पष्टता भी बढ़ा सकती हैं और जो स्टीरियो में फैंटम सेंटर इमेज बनती है ना। अच्छा, जब ऐसा लगता है कि आवाज दो स्पीकरों के बीच से आ रही है। हाँ, उसे भी ज्यादा मजबूत और स्थिर बनाती हैं। आपने अभी कॉम्ब फिल्टरिंग का जिक्र किया था। ये सुनने में बड़ा तकनीकी लगता है। क्या आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? इसका आवाज पर क्या असर होता है? जरूर। आप ऐसे सोचिए कि स्पीकर से एक सीधी आवाज आप तक आए और ठीक उसी वक्त दीवार से टकराकर भी वही आवाज आप तक पहुंचे। जब ये दोनों आवाज की लहरें मिलती हैं तो कुछ फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को काट देती हैं और कुछ जुड़ जाती हैं। इससे आवाज में एक अजीब सा खोखलापन आ जाता है, जैसे किसी पाइप या सुरंग से आवाज आ रही हो। इसी को कॉम्ब फिल्टरिंग कहते हैं। लेकिन जो रिसर्च है वो ये दिखाती है कि हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है। वो इन शुरुआती रिफ्लेक्शंस को पहचान कर उन्हें स्पेस और माहौल की जानकारी के तौर पर इस्तेमाल करता है, न कि एक गड़बड़ी के तौर पर। तो ये तो साफ है कि कमरे की दीवारें हमारी दोस्त हो सकती हैं। लेकिन कमरे में एक और चीज होती है जो अक्सर सबसे बड़ा सिर दर्द बन जाती है, बेस। ऐसा क्यों है कि बाकी सब तो ठीक ठाक सुनाई दे जाता है, पर बेस कभी बहुत ज्यादा गूंजता है तो कभी एकदम गायब ही हो जाता है। हाँ, इसकी वजह है रूम मोड्स या स्टैंडिंग वेव्स। इसे ऐसे समझिए जैसे आप बाथटब में पानी को आगे पीछे हिलाते हैं। कुछ जगहों पर पानी की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं और कुछ जगहों पर बिल्कुल शांत। कम फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड वेव्स होते हैं यानी बेस, उनकी वेवलेंथ बहुत लंबी होती है।
इतनी लंबी कि आपके कमरे के डायमेंशन के बराबर हो सकती है। जब ये वेव्स दीवारों के बीच फंस जाती हैं, तो वो भी बाथटब के पानी की तरह ही व्यवहार करती हैं। मतलब कमरे में कुछ ऐसी जगहें बन जाती हैं जहां बेस की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं और कुछ जगहें जहां वो एक दूसरे को खत्म कर देती हैं। एकदम सही। जिन जगहों पर दबाव बहुत बढ़ जाता है वहां बेस बहुत ज्यादा गूंजता है, जिसे हम बूमिंग बेस कहते हैं। और जहां दबाव शून्य हो जाता है उसे नल कहते हैं, और वहां आपको बेस सुनाई ही नहीं देगा। आप सोफे पे बस एक सीट से दूसरी सीट पर खिसकेंगे और बेस की आवाज पूरी तरह बदल जाएगी। तो इसका समाधान क्या है? एक बहुत महंगा और बहुत बड़ा सबवूफर? नहीं, बल्कि एक से ज्यादा सबवूफर। आपके स्रोतों में जो रिसर्च है, खासकर हरमन ग्रुप की, वो साफ तौर पर दिखाती है कि बेस को संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका है एक से ज्यादा सबवूफर्स का इस्तेमाल करना। एक सबवूफर से आप सिर्फ एक सीट पर अच्छा बेस पा सकते हैं, लेकिन बाकी सीटों पर स्थिति और बिगड़ सकती है। 4 सबवूफर्स, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिविंग रूम में 4 बड़े-बड़े बक्से रखने की जगह कहाँ होगी? क्या कोई ऐसा हल है जो 1 या 2 सबवूफर्स से काम चला दे? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, 4 सबवूफर एक आदर्श स्थिति है, खासकर अगर उन्हें कमरे के चारों कोनों में या दीवारों के बीच में रखा जाए। इससे क्या होता है कि रूम मॉड्स एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं और लगभग हर सीट पर एक जैसा स्मूथ बेस मिलता है। पर अगर 4 मुमकिन ना हो तो 2 सबवूफर भी एक से कहीं बेहतर हैं। उन्हें आमने सामने की दीवारों के बीच में रखने से भी काफी सुरार होता है। मुद्दा यह है कि समस्या का हल ज्यादा पावरफुल बेस नहीं है, बल्कि कमरे में बेस एनर्जी का ज्यादा समान वितरण है। ये सारी बातें तो विज्ञान पर आधारित है, लेकिन बाहर से देखने पर तो स्पीकर आज भी वैसे ही दिखते हैं जैसे 30-40 साल पहले दिखते थे, एक बक्सा और उसमें कुछ ड्राइवर्स। तो क्या पर्दे के पीछे वाकई कुछ बदला है या ये सब बस मार्केटिंग है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। बुनियादी तौर पे एक मूविंग कॉइल डायनेमिक ड्राइवर का जो सिद्धांत है वो तो वही है जो 100 साल पहले था, लेकिन जो बदला है वो है उसे बनाने और डिजाइन करने का तरीका। सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड और दूसरे सॉफ्टवेयर से। पहले डिजाइनर अंदाजे और अनुभव से काम करते थे। अब वो कंप्यूटर पर ही देख सकते हैं कि कैबिनेट के अंदर हवा कैसे व्यवहार करेगी या ड्राइवर का कोन किस फ्रीक्वेंसी पर टूटने लगेगा। और ड्राइवरों को बनाने वाले मटेरियल का क्या? मैंने केगलर, कार्बन फाइबर जैसे फैंसी नामों के बारे में सुना है। हाँ, मटेरियल साइंस में भी बहुत तरक्की हुई है। केवलर जैसे मजबूत और हल्के मटेरियल से बने कोन बिना मुड़े या टूटे बहुत तेजी से आगे पीछे हो सकते हैं। इससे आवाज ज्यादा साफ और सटीक होती है, और इसी वजह से आज के छोटे बुकसेल्फ स्पीकर्स भी वैसा गहरा और दमदार बेस दे पाते हैं जो 30 साल पहले सिर्फ बड़े-बड़े फ्लो स्टैंडिंग स्पीकर्स ही दे पाते थे। आपके स्रोतों में थील स्मॉल पैरामीटर्स का भी जिक्र है, ये क्या चीज है? ये ऑडियो इंजीनियरिंग में एक मील का पत्थर था। नेविल थील और रिचर्ड स्मॉल ने 1970s के दशक में कुछ ऐसे गणितीय पैरामीटर्स बनाए जिनकी मदद से कोई भी डिजाइनर एक स्पीकर ड्राइवर और उसके बॉक्स के प्रदर्शन का एकदम सटीक अनुमान लगा सकता है। इसने स्पीकर डिजाइन को एक तरह की काली कला से निकालकर एक पक्के विज्ञान में बदल दिया। अब डिजाइनर पहले से बता सकते हैं कि एक खास ड्राइवर एक खास साइज के बॉक्स में कितना गहरा बेस देगा और उसकी आवाज कैसी होगी। तो इन सब जानकारियों को अगर एक साथ रखें, अगर किसी को एक अच्छा होम थिएटर सिस्टम बनाना है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? कहाँ से शुरू करें? सबसे जरूरी और अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला स्पीकर है सेंटर चैनल। 90% डायलॉग इसी से आते हैं, और बाजार में मिलने वाले ज्यादातर सेंटर चैनल स्पीकर्स का डिजाइन खराब होता है। खराब कैसे? वो तो बाकी स्पीकर्स जैसे ही दिखते हैं, बस लेटे हुए होते हैं। और यही समस्या है। ज्यादातर में MTM डिजाइन होता है, मतलब बीच में एक ट्विटर और उसके दोनों तरफ एक एक मिड रेंज ड्राइवर। जब आप इसे लिटा देते हैं तो वो 2 मिड रेंज ड्राइवर एक दूसरे की आवाज में दखल देने लगते हैं। दखल कैसे? क्या ये ऐसा है जैसे 2 लोग एक साथ एक ही बात बोलने की कोशिश कर रहे हो और आवाज गड़बड़ हो जाए? बिल्कुल सही एनालॉग दिया आपने। दोनों ड्राइवर एक ही फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। हाँ। और जब आप सीधे सामने ना बैठकर थोड़ा साइड में बैठते हैं तो एक ड्राइवर की आवाज आप तक दूसरे से कुछ माइक्रोसेकंड पहले या बाद में पहुंचती है। इस मामूली से फर्क से ही आवाजें आपस में लड़ने लगती हैं, कॉम फिल्टरिंग होती है और डायलॉग साफ सुनाई नहीं देते। बेहतर समाधान एक 3 वे डिजाइन है जिसमें ट्विटर और मिड रेंज ड्राइवर एक के ऊपर एक हों, ताकि साइड में बैठने पर भी आवाज न बदले। अच्छा, और सराउंड स्पीकर्स के बारे में क्या?
क्या वो अलग होने चाहिए? आदर्श रूप से तो सभी 5 या 7 स्पीकर एक जैसे होने चाहिए, ताकि जब आवाज एक स्पीकर से दूसरे पर जाए तो उसके कैरेक्टर में कोई बदलाव ना आए। लक्ष्य एक घिरा हुआ, सहज और व्यापक साउंड फील्ड बनाना है, न कि ये जताना कि देखो पीछे भी एक स्पीकर लगाए। और मेरा आखिरी सवाल कमरे के बारे में। अगर फोम पैनल्स नहीं लगाने हैं तो क्या करना चाहिए? क्या साउंड एब्जॉर्ब करने वाले पैनल्स लगाना जरूरी है? देखिए, एक सामान्य रूप से सुसज्जित कमरा जिसमें सोफा, कालीन, पर्दे, बुक शेल्फ ये सब हों, वो अक्सर काफी होता है। अगर आपको लगता है कि आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है और आप एब्जॉर्बर लगाना चाहते हैं, तो एक गलती से बचें जो ज्यादातर लोग करते हैं। पतले 1 इंच मोटे फोम पैनल लगाना। ये सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को सोखते हैं, जिससे आवाज का संतुलन बिगड़ जाता है और वो बेजान और दबी हुई लगने लगती है। तो सही तरीका क्या है फिर? अगर एब्जॉर्प्शन करना ही है तो ऐसे मोटे पैनल्स का इस्तेमाल करें, 3-4 इंच या उससे ज्यादा मोटे, जो 200 से 300 हर्ट्ज तक की मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज को भी सोख सकें। और इन्हें दीवारों पर उन जगहों पर लगाएं जहां से शुरुआती रिफ्लेक्शंस आती हैं, जिन्हें फर्स्ट रिफ्लेक्शन पॉइंट्स कहते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद सच कहूं तो मेरी समझ पूरी तरह बदल गई है। अब से मैं कमरे की दीवारों को दुश्मन नहीं, दोस्त समझूंगी, कम से कम शुरुआती रिफ्लेक्शंस के मामले में। ये भी समझ आया कि बेस की समस्या का हल एक बड़ा सबवूफर नहीं बल्कि कई सबवूफर हैं, और ये भी कि एक अच्छा स्पीकर वो नहीं जो सिर्फ सामने अच्छा बजे, बल्कि वो जो पूरे कमरे में हर सीट पर एक जैसी आवाज दे। ये छोटी छोटी बातें सुनने के अनुभव को वाकई पूरी तरह बदल सकती हैं। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता हूं। आज हमारे पास रिकॉर्डिंग और प्लेबैक की तकनीक इतनी उन्नत हो गई है और हमारे स्रोत ये साफ दिखाते हैं कि हम घर पर सिनेमा हॉल से भी बेहतर और ज्यादा सटीक ऑडियो अनुभव बना सकते हैं। तो फिर फिल्म इंडस्ट्री अपनी फिल्मों की फाइनल साउंड मिक्सिंग एक बड़े खामियों से भरे सिनेमा हॉल में क्यों करती है? वो एक आदर्श होम थिएटर जैसे माहौल में मिक्सिंग क्यों नहीं करती, ताकि जो आर्टिस्ट ने बनाया है वो हम तक बिना किसी छेड़छाड़ के पहुंचे और भ्रम के इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ा जा सके।